मैं दीपक कुमार कापरी एसएसटी का टीचर और पॉलिटिकल साइंस का टीचर और जो भी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियोस बनाता हूं। यहां पर आज हम 9th क्लास की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसके जो भी आगे फर्दर जो पार्ट्स होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे। 9th क्लास के 10th क्लास की सारी वीडियोज़ आएगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है। और अगर आप देखते हैं तो यह आपके जो है पूरे के पूरे कोर्स को यहाँ पे समराइज करके बहुत ही डिटेल्स में हर तरीके से आपको बताया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी कराए जाएंगे। तो अगर आपको एसएसटी की वीडियो ढंग से समझनी है तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम दीपक कापरी है और आने वाले जो टाइम में मैं सारी वीडियोस एसएसटी के रिगार्डिंग में जितनी वीडियोज़ हैं आपकी आने वाली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला चैप्टर हमने यहाँ पे लिया है वो 9th क्लास का पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 10th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में और 9th क्लास में दोनों में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेमोक्रेसी को जितनी आप डीपली समझोगे, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट इसमें छोटी क्लास में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाएगा कि डेमोक्रेसी क्या है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या है। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और अनडेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी अनडेमोक्रेटिक क्या होता है, सब चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक टाइप की गवर्नमेंट होती है वेयर पीपल्स इलेक्ट देयर लीडर्स, यानी या पीपल्स इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहां पर जनता अपने जो है रूलर्स को या गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। यहाँ पे जैसे स्टोरी बताई गई है, अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी यहां पे आपका आ जाएगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by peoples by, ठीक है। ये डेफिनेशन सिंपल सी बात है। यानी एक और डेफिनेशन है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर वी इलेक्ट देयर, ये तो आपकी बुक की होगी। दूसरा आप लिखोगे अ सिस्टम, डेमोक्रेसी सिस्टम वेयर पीपल्स रूल्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल या ऑफ द पीपल। इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी जनता द्वारा, जनता के लिए जो है जो रूल होता है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यानी सिंपल वर्ड्स में, यानी जनता का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जनता ही सारा चूज करती है डेमोक्रेसी क्या है, किसके लिए है। तो ये हमारा जो है डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। यानी इसमें जनता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी जिसे भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आपकी इलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली इसको हम कैसे समझना है। अब यहां पे ध्यान देना, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पर जनता जो है अपने लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे चाइना का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर आज भी जनता अपने लीडर्स को इलेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में हमारे जो 1952 से जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, वहां से लगातार हमारे इलेक्शन चल रहे हैं और आज तक इलेक्शन हमारे चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम डेमोक्रेसी को कंडक्ट कर रहे हैं। जबकि हमारे पड़ोसी देश जितने भी आप देखोगे, पाकिस्तान में देखो आप, डेमोक्रेसी नहीं रही है। वहां पे बहुत कम समय के लिए डेमोक्रेसी रहती है, कहीं वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है। अभी फिलहाल वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट कई बार इतनी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है जितनी हमारे इंडिया में स्टेबल डेमोक्रेसी है। इसके अलावा चाइना में देखोगे, चाइना में भी हमारे यहाँ देखोगे डेमोक्रेसी बनी हुई है सिंस इंडिपेंडेंस से, बट चाइना में हमेशा से एक सरकार बनी रही है जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट सिस्टम। हम उसको पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल में। इसके अलावा अफगानिस्तान में देखिए, वहाँ पे आज भी तालिबान रूल है। अभी थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे तालिबान रूल आया है। इसके अलावा नेपाल में मोनार्की बनी है, वहाँ पे 2006 में डेमोक्रेसी आई है। श्रीलंका में अभी हाल ही में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो वहाँ की इलेक्टेड थी वो करप्ट थी, जिसकी वजह से वहाँ पे अनार्की फैल गई थी। तो हम देखेंगे हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी हमारे देश में रही है। हमारे देश में सिर्फ 1975 का एक टाइम पीरियड है जिसमें कुछ समय के लिए देश में इमरजेंसी लगती है और डेमोक्रेसी जो है इंदिरा गांधी के समय कुछ दिनों के लिए हम कह सकते हैं वो बेटर नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है। कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट आ गई थी, वो इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल है 1975 का। लेकिन बाकी समय हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्टेबल डेमोक्रेसी रही है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। यानी देश में
हमारी डेमोक्रेसी है, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी, लेकिन बाकी देशों में जैसे यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यहाँ पे भी स्टेबल डेमोक्रेसी रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। कुछ मैंने आपको पड़ोसी देशों के बारे में बताया और कुछ मैंने आपको वैसे देशों के बारे में बताएंगे जिसमें आपको ज़्यादा आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी यानी पहला फीचर, ध्यान देना, पहला फीचर क्या है। इसमें आपको तीनों लिखे हुए हैं, यानी मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, यानी इलेक्टेड यानी जो डिसीजन है, ठीक है, जो डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स होना चाहिए, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लेना चाहिए यहाँ, ठीक है, ठीक है, जो डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स जहां पर होंगे। यहां पे एग्जांपल ध्यान देना बच्चों, यहां पे एग्जांपल बताया गया है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं फॉलो हो रही है, यानी ये फीचर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे एग्जांपल जो दिए गए हैं, इसमें एग्जांपल दिए गए हैं कि जहां पे ये सिस्टम यानी मेजर जो डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स द्वारा फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसके एग्जांपल दिए गए हैं। ये नहीं बता रहा कि आपको मेजर डिसीजन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। जैसे इंडिया में जो डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, जैसे हमारे देश में अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो इलेक्टेड हैं, बाय जनता के द्वारा इलेक्टेड है, बाय पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, जो हमारी लोकसभा के इलेक्शन में है उसके थ्रू वो इलेक्ट होकर के आए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वो मेजर जो मेजोरिटी पार्टी है बीजेपी, उसके लीडर हैं, तो वो पूरी तरीके से इलेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो रूल करेंगे पूरे 5 ईयर्स तक। यानी अभी 2014 में पहले इलेक्शन हुए थे, यानी आपको एग्जाम्पल याद होगा 2014 में मोदी जी की यानी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। 2014 में आई थिंक वो 289 सीट्स मिली थी, ठीक है, लोकसभा में। उसके बाद फिर हमारे 5 साल का टर्म रहता है, 5 इयर्स का टर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है 2019 में यानी 2019 में इलेक्शन हुए थे, इसमें लगभग उनको 309 सीट्स मिली थी, ठीक है। इसके अलावा यानी 5 साल हो गए आपके पूरे। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे वो हमारे नेक्स्ट इलेक्शन होंगे हमारे 2024 में, यानी 2024 में इलेक्शन होंगे। तो यहां पे आपको क्या शो हो रहा है, यानी जो लीडर्स है वो इलेक्टेड है और उनका 5 इयर्स का टर्म है। ऐसा नहीं कि अगर वो 2014 में इलेक्टेड हुए और 2019 में भी इलेक्टेड हुए, यानी अपनी मर्जी से बन गए वो प्राइम मिनिस्टर, नहीं, यानी वो पूरी तरीके से इलेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारे देश में जो भी डिसीजन होंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इलेक्टेड होंगे और इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है पूरी तरीके से। अब हमें नेक्स्ट का 2024 का जो इलेक्शन होंगे, हमें पता नहीं कौन से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का बनेगा, तो ये हम समझ सकते हैं जो डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स हैं। लेकिन यहां पे एग्जांपल किसका बताया गया है, यहां पे जो एग्जांपल बताया गया है वो बताया गया है आपका जहां पर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स द्वारा फॉलो नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल है पाकिस्तान का, ठीक है। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में देखिए 1999 यहां पे 1999 में, ठीक है, यानी 1999 में यहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई थी। यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल यानी नाम के आगे लगा हुआ जनरल लगा हुआ, इसका मतलब मिलिट्री के हेड हैं। यानी किसी तरीके से पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है, इससे पहले भी मिलिट्री जनरल रहे हैं, जैसे याहिया खान, अयूब खान, ठीक है। इस तरीके से ये मिलिट्री जनरल्स रहे हैं जो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी तरीके से ओवरथ्रो कर देते हैं, यानी हटा देते हैं और पावर वो अपने पास ले लेते हैं। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड सरकार है, उसको किसी तरीके से हटा दिया गया और वहां पर एक जो मेजर है वो, क्योंकि मिलिट्री के हेड हैं, उनके पास पावर है मिलिट्री की, किसी तरीके से उन्हें सारी पावर अपने कंट्रोल में कर ली और वो जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो हैं अब देश के सुप्रीम लीडर हैं। और कई बार वो इलेक्शन भी करवाने की कोशिश करते हैं, बट वो इलेक्शन जो है वो फेक रहेंगे। फेक का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इलेक्शन में उनका फ्री एंड फेयर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था 2002 में जब यहाँ पे एक रेफरेंडम करवाया गया। इसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझिए। रेफरेंडम का मतलब होता है यानी पब्लिक सर्वे, यानी लोगों से पूछा जाता है कि क्या जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसको आप पसंद करते हो या नहीं करते। ऑब्वियसली पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर है तो रेफरेंडम करवाया जाएगा तो वो इतना फ्री एंड फेयर नहीं रहेगा। तो जनता क्या करेगी, जनता का जो सर्वे आएगा वो येस में आया। हालांकि जनता पसंद नहीं कर रही है मिलिट्री को, रूल्स को, लेकिन फिर भी सर्वे किसके फेवर में आया, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के फेवर में आया। यानी वो ये चाह रहे कि आप एज अ लीडर, जनता हमें पसंद कर रही है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, यानी फेवर में क्या आया कि जनता जो है जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसको पसंद कर रही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सारी की सारी पावर कंट्रोल में किसकी थी,
जनरल परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में थी। और जो सर्वे हुआ था वो दिखाने भर का हुआ था, यानी उसमें दिखावा किया गया था कि जो जनता है उन्होंने वाकई चुना है किसको, मिलिट्री डिक्टेटर को। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये रेफरेंडम जो थे वो फेक थे, ये रेफरेंडम क्या थे आपके, फेक थे, यानी झूठे थे। इस तरीके से पावर में आने के बाद अब नेक्स्ट में क्या होगा, यहां पे देखो 2002 में फिर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, 2002 में यहां पे एक लीगल फ्रेमवर्क आएगा, लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ऑर्डर, ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया यहां पर, ठीक है। ये ऑर्डर क्या था आपका, इसके अंदर यहां पे ये था कि एक जो वहां की पार्लियामेंट है, यानी देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जो वहां की नेशनल असेंबली, यानी वहां की जो जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली वहां की एक तरह से पार्लियामेंट है जो कि चुनी हुई सरकार है, यानी जो चुनी हुई सरकार है, या प्रोविंशियल मतलब स्टेट, प्रोविंशियल मतलब क्या है आपका, स्टेट, ठीक है। स्टेट की जब गवर्नमेंट होगी या जो नेशनल असेंबली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वहां की दो तरह की गवर्नमेंट होगी, जैसे हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट होती है और पार्लियामेंट पूरे देश का जो है पूरे देश का रूल्स करती है, वैसे वहां पे नेशनल असेंबली जो होगी वो पूरे देश के लिए होगी, और स्टेट गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल स्टेट यहां पे लिखा हुआ है ना असेंबलीज। तो वो सब जो भी बिल पास करेंगे, जो भी कानून बनाएंगे, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे वो स्टेट यानी प्रोविंशियल असेंबलीज हो, तो यहां पे उसके लिए स्टेट नहीं लिखा है, यहां पे प्रोविंशियल लिखा है, ठीक है। जो प्रोविंशियल असेंबलीज होगी, जो भी वो कानून बनाएंगे, वो कानून फाइनली वो किसके पास जाएगा, फिर एक इस ऑर्डर के तहत, इस ऑर्डर के थ्रू वो जाएगा आपका, यहां पे लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो किसके पास जाएगा, फर्दर फिल्टर होने के बाद वो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसके पास जाएगा, यानी अप्रूव होने के लिए, यानी नेशनल असेंबली से अप्रूव होने के लिए फर्दर स्टेप किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी ये अब बोलेगी यस ये कानून जो आपने बनाया वो सही है तो वो सही है, अगर इसने बोला वो गलत है तो वो गलत है, यानी सारी अल्टीमेट पावर किसकी है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। और नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी मतलब डिफेंस, यानी डिफेंस का मतलब क्या है, यानी परवेज मुशर्रफ, यानी फाइनल जो डिसीजन है वो परवेज मुशर्रफ यानी जनरल ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और जनरल जो वो इलेक्टेड नहीं है, जनरल जो है वो इलेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो चुनी हुई सरकार है वो डिसीजन नहीं ले रही है, एक्चुअल में डिसीजन कौन ले रहा है, आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि 2002 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर में लिया गया था। लीगल समझ में आया आपको, यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या क्या आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल असेंबली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनली अप्रूव होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही फाइनल डिसीजन लेगी, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे जो डिसीजन लिया जा रहा है वो मेजर जो जर्नल है उसके थ्रू लिया जा रहा है, सारे डिसीजन जो है अप्रूव करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पावर है जो मिलिट्री लीडर के पास है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड लीडर्स, यानी कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है कि डेमोक्रेसी उसको माना जाएगा पहला फीचर जहां पर जो फाइनल डिसीजन है वो इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा लिए जाने चाहिए। अगर यही यानी जो इलेक्टेड नेशनल असेंबली है वही यहां पर अगर डिसीजन लेती तो हम कह सकते हैं यहां पे डिसीजन जो है इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन नेशनल असेंबली के बाद भी उसको फिर से डिसीजन लेने में पावर किसकी हो जाएगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हमारा फीचर्स कंप्लीट होता है। दूसरा फीचर्स यहां पे हमारा क्या है, दूसरा फीचर्स है यहां पे हमारा इसी में था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है यहां पर बता सकते हैं आप लोग। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है, यानी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि लीडर जो है वो डिसीजन ले, लीडर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर दूसरा पॉइंट यहां पे ये भी है कि जो इलेक्शन हो रहे हो, किसी देश में इलेक्शन होते रहते हैं, चाइना में फॉर एग्जांपल इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन तो कोई भी करवा सकता है, जैसे पाकिस्तान में भी इलेक्शन करवाए गए थे, लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, यानी वो ईमानदारी से इलेक्शन नहीं लड़ा गया था। यानी जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है या तो हो सकता है वहां पे सिंगल पार्टी हो। सिंगल पार्टी का मतलब क्या हुआ, सिंगल पार्टी का मतलब वहां पे एक ही पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे उसी का सारा कंट्रोल है। तो जो जैसे हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टीज हैं। ठीक है, और बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी है। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि हमारे यहां ये सारी पार्टीज कंपटीशन करती है
इलेक्शन जीतने के लिए जनता को बहुत सारे प्रपोजल दिखाती, बताती है, प्रोपोगेंडा करती है, ठीक है, बहुत सारे मैनिफेस्टो बनाती है, नए नए आइडियाज लेके आती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, एक दूसरे के क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे कांग्रेस बीजेपी की क्रिटिसाइज कर रही है अभी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस वो भी क्रिटिसाइज करती है बीजेपी का। बहुत सारे ऐसे जो भी पावर में रहती है, जो दूसरी पार्टीज रहेगी उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और हो सकता है अगली बार बीजेपी ना आए, अगली बार कांग्रेस आ जाए, उसके बाद दूसरी सरकार कोई आ जाए, ठीक है। डेमोक्रेसी में चलता रहता है, ठीक है, यानी पावर एक पार्टी के पास नहीं है। यानी यहां पे जो डिसीजन है, जो इलेक्शन है, वो फ्री एंड फेयर जो है तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा और उसमें कोई भी पार्टी जीत सकती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं मिल रहा, यानी दूसरी पार्टी को वहां पे मौका मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर हैं लगभग यहाँ पे जो मान लीजिए जो इनकी कांग्रेस है, जो मतलब एक तरह से यहाँ की जो पूरी पार्टी के जो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस का मतलब यहाँ पे हुआ जो यहाँ पे लिखा है ना नेशनल पीपल कांग्रेस, ये एक तरह से वहाँ की कह सकते हैं एक पार्लियामेंट की तरह है, जिसमें 3000 मेंबर रहते हैं, और ये सारे के सारे मेंबर जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं। सारे के सारे मेंबर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। बस ये आपस में इलेक्ट करते हैं कि भाई हम में से सारे के सारे जो कम्युनिस्ट वाले लोग हैं उसमें से प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यानी प्रेसिडेंट हमेशा किस में से आएगा, कम्युनिस्ट पार्टी में से ही निकल कर आएगा, किसी दूसरी पार्टी का वहां पे मौका ही नहीं है, ठीक है। यानी जो भी मेंबर है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है, मतलब वो आपस में ही करते हैं कंपटीशन सिर्फ इस लेवल का हो रहा है, या इलेक्शन सिर्फ इस लेवल का हो रहा है कि भाई हम जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हम में से कोई, जैसे बीजेपी में बहुत सारे लीडर हो सकते हैं, कांग्रेस में बहुत सारे लीडर हो सकते हैं, तो कंपटीशन बस इस बात के लिए हो रहा है कि हमारी पार्टी में से कौन प्रेसिडेंट बनेगा, बस इस बात का इलेक्शन होता है वहां पे, बस ये समझ लीजिए। यानी इलेक्शन बाकी पार्टीज को वहां पे मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया आपका मैक्सिको का। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे किसका दिया गया, यहाँ पे मैक्सिको का। अब देखिए यहां पर मैक्सिको एग्जाम्पल, हाँ, अब मैक्सिको में जो एग्जाम्पल है ये लगभग 1930s की बात है। यहां पर एक पार्टी का नाम था जिसका नाम था पीआरआई, ठीक है। पीआरआई जो पार्टी है यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको आप पीआरआई फॉर्म भी दोगे, पीआरआई, ठीक है, यानी इसका नाम है आपका इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो ये पार्टी का नाम है वैसे नहीं दिया गया जैसे फुल फॉर्म में होती है, बट इसको याद रखोगे। तो ये जो पीआरआई पार्टी थी ये क्या करती थी, ये हर बार इलेक्शन, यानी जो जैसे हमारे देश में 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो अगले 5 साल में भी, उसके अगले 5 साल में भी, उसके अगले 5 साल में भी हर बार यही पार्टी जीत रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार अगर यही पार्टी जीत रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि वो पार्टी डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि वो बाकी पार्टी के पास सरकार है, सरकार के अंडर में बहुत सारी पावर होती है, जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स के ऑफिसर है, मीडिया है, न्यूज है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, कंट्रोल रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। तो वो क्या करते थे, हर बार इलेक्शन जीतने के लिए वो बहुत तरह का मिसयूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वो टीचर्स को कह रहे हैं, गवर्नमेंट जो टीचर्स है, कि भाई आप पेरेंट को फोर्स करिए कि अगर आपने इस पीआरआई को वोट नहीं दिया तो वो आपके बच्चों को फेल कर देंगे, या आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं अगर आपने पीआरआई को सपोर्ट नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो इस तरीके से बहुत तरीके से वो ब्लैकमेल करते थे, फोर्स करते थे। कई बार वो पोलिंग स्टेशन आपने लास्ट टाइम में बदल दिया, ठीक है, आपने इलेक्शन एक इलाके में रखा, फिर आपने थोड़े टाइम में बाद आपने जैसे इलेक्शन वाला होने वाला था उसके अगले दिन आपने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत तरीके से हो सकते हैं, गलत तरीके से पैसे बांट करके, बहुत दूसरे न्यूज में अपने एडवाइस करवा करके, बहुत ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें एक डोमिनेंट पार्टी हर बार इलेक्शन जीत सकती है, क्योंकि उसके पास सरकार है और सरकार के पास फिर मीडिया है, उनके पास भी ताकत है, रिसोर्सेज है, बहुत सारे ऑफिशियल लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से सरकार से पंगा लेना एक कॉमन मैन का या जो कॉमन पार्टी है उसकी बस की बात नहीं होती है। इस तरीके से इलेक्शन जो है वहां पे हर बार पीआरआई जीतती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन वहां पर फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला जो है टॉपिक है आपका फिर 1 वोट 1 वैल्यू। अगला टॉपिक है हमारा 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, 1 पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट, ठीक है, और 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। भाई इलेक्शन जो है वहां पे ये देखा जाए भाई, इलेक्शन में जैसे हमारे देश में इलेक्शन जो है, जो भी 18 ईयर्स का है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो भी 18 साल का है, सबको राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है। इवन राइट टू वोट के अलावा राइट टू कॉन्टेस्ट यानी इलेक्शन भी प्रोवाइड किया गया। यानी आप सिर्फ इलेक्शन में वोट ही नहीं डाल सकते हो, इवन आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो। यानी हमारे यहाँ इलेक्शन
लड़ने की जो एज है वो 25 साल है लोकसभा की और असेंबली की, बाकी पंचायतों की थोड़ी कम 21 साल तक होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये देखिए चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है, हमारे देश में क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल, यानी जो भी 18 साल का है उसको सबको, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी रीजन का है, सबको राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया। लेकिन यहां पर क्या था, यानी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता। यानी किस किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ, हो सकता है कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हो सकता है रेस के बेस पे आपको राइट टू वोट नहीं प्रोवाइड किया गया हो। समझ में आया कौन कौन से पॉइंट? या तो हो सकता है जेंडर के बेस पे आपको राइट टू वोट ना प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आप हो सकता है मेल हो या फीमेल, कई बार फीमेल को वोट नहीं दिया जाता था। हो सकता है आप लोअर कास्ट के हो, आपको वोट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आप दूसरे धर्म के हो, आपको वोट नहीं दिया, वोट का राइट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आप डिफरेंट रेस के हो, यानी एक देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, जैसे हमारे देश में हर तरह के लोग मिल जाएंगे, अमेरिका में बहुत तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर अभी इस तरीके से डाइवर्सिटी लोग हैं, लेकिन वहां पे उन कम्युनिटी को बिल्कुल इग्नोर करा जाता है, और जाहिर सी बात है वो माइनॉरिटी में होंगे वो कम्युनिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे 2000 यहाँ पे दिखा हुआ है कि 2015 तक, हाँ, यानी सऊदी अरेबिया में एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, सऊदी अरेबिया का एग्जांपल है यहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, यानी वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, यानी जेंडर के बेस पे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में राइट टू वोट नहीं प्रोवाइड किया गया, यानी सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रूल नहीं हो रहा, वन पर्सन वन वोट की जो है रूल फॉलो नहीं हो रहा। इसके अलावा यहाँ पे इस्टोनिया एक यूरोप में एक छोटा सा देश है, वहां पे रशियन लोग माइनॉरिटी में रहते थे। देश तो इस्टोनिया है, लेकिन वहां पे रशियन लोग, हालांकि रशिया का अपना देश है तो उसकी वो भी किसी देश को, किसी रेस को मना कर सकता है, लेकिन इस्टोनिया जो देश है वहां पे रशियन लोग थोड़े से रहते होंगे, उन रशियन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। इसके अलावा फिजी जो है वेस्ट इंडीज में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे इंडियन कम्युनिटी बहुत रहती है, लेकिन वो भी माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो इंडियन कम्युनिटी को जो है, जो उस देश में रहते हैं फिजी में, उनको राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे एग्जांपल जो है रेस के, जेंडर के, या हो सकता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनको राइट टू वोट ना दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या निकल के आता है, डेमोक्रेसी, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वैल्यू, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है। यानी अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर, सब जगह जो एग्जाम्पल दिए गए वो ये था कि यहाँ पे किस तरीके से डेमोक्रेसी फॉलो, जो डेमोक्रेसी में ये सारे फीचर्स होने चाहिए। पहला, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन वोट वन वैल्यू, और ये आपके 3 हो गए। और रूल ऑफ लॉ, अगला है आपका रूल ऑफ लॉ। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का वहां पे एकदम से पालन होना चाहिए, और रिस्पेक्ट ऑफ राइट, रिस्पेक्ट ऑफ राइट, रिस्पेक्ट ऑफ राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वहां पे कानून का रूल होना चाहिए। यानी यहां पे एक पार्टी है जानू पीएफ, यहां पे एक पार्टी है जानू पीएफ, ठीक है। ये पार्टी वहां की, ये आपके जिम्बाब्वे की पार्टी, जिम्बाब्वे कहां पे है, यानी ये अफ्रीका में एक देश है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, जानू पीएफ। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर 1980 के समय की बात है, यहां पे रॉबर्ट मुगाबे यहां पे प्रेसिडेंट है, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, ये याद रखना इसका नाम, मुगाबे, ठीक है, यहां पे प्रेसिडेंट है। ये क्या करता था, ये भी जैसे पीआरआई जिम्बाब्वे मैंने बताया आपको, ठीक है, ये भी क्या करता था कि ये सेवरल ईयर्स तक, मतलब कई सालों तक, ये भी लगभग 30 सालों तक वहां पे यस लग ओवर द ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लगभग हाँ 20-30 साल तक जो है वो अनफेयर तरीके से जो है इलेक्शन जीत रहा है। यहाँ पे हर तरीके, अनफेयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वही चीज, यानी वो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज कर रहा है। इलेक्शन जो है यहाँ पर लिखा हुआ ना, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ट, यानी जो भी अपोजिशन लीडर होंगे उसको मार देगा या अरेस्ट कर देगा, जेल में डाल देगा, मीडिया उसके कंट्रोल में है, न्यूज़पेपर उसके कंट्रोल में है। तो इस तरीके से वो, क्योंकि मैंने बताया कि सरकार जब पावर में रहती है तो उसके पास बहुत पावर रहती है, अगर वो चाहे तो वो मिस यूज कर सकता है। हमारे देश में भी ऐसे कर सकते हैं मिस यूज, लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत कम चांस रहा है कि कई बार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का बहुत ज्यादा मिस यूज करे। तो यहां पर क्या था कि जानू पीएफ जो पार्टी थी वो हमेशा से अपने पावर का मिस यूज कर रहे हैं और जिम्बाब्वे में हर बार इलेक्शन जीत रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, जर्नलिस्ट को, मीडिया को वहां पे फ्रीडम नहीं दी गई है, कई लोगों को अरेस्ट करा जा रहा है, कई लोगों को हरेस करा जा रहा है, जेल में बंद डाल दिया जाएगा, धमकी दी जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन क्या होगा, ये सारी सिचुएशन कहलाएगा वहां पे ना लोगों को राइट दी गई है, ना वहां पे फ्रीडम है, बोलने की आजादी नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से न्यूज कहने की या शो करने की आजादी नहीं है। तो ये चीज आपकी जब राइट नहीं होगी, आपके पास फ्रीडम नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे पूरी तरीके से डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक देश में आपका राइट यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडिपेंडेंट मीडिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं हुआ, इवन आपको दूसरा उसकी इलेक्शन, जो दूसरी पार्टीज है उनको भी फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन जीतने का, लड़ने का सब पूरा आपको राइट मिलेगा। तो अगर ये चीज नहीं फॉलो हो रहा है, ईमानदारी से अगर आप इलेक्शन नहीं जीत रहे हो, अगर गवर्नमेंट जो है हर बार मिसयूज कर रही है अपनी पावर का, तो वहां पे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं कि हर बार वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी जीती थी जिसका नाम था जानो पीएफ। तो ये सारे के सारे आपको 4 फीचर्स है डेमोक्रेसी के, ये आपको पता होना चाहिए। समरी में क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूलर्स आर इलेक्टेड। सिंपल सी बात है, वो चारों पॉइंट्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे जो कि समरी में है। रूलर्स इलेक्टेड बाय द लीडर्स, ठीक है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ऑल द मेजर डिसीजंस टेकन बाय देम। इलेक्शन ऑफर द चॉइस ऑफ फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगला जो है द चॉइस होना चाहिए यहाँ पर, जो कि हम इक्वल बेस पे सबको चॉइस मिलेगा। ये सारे के सारे आपके वही फीचर्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे। अगला यहाँ पर वाई डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी को डिबेट करेंगे हम कि डेमोक्रेसी जो है क्यों अच्छी है और क्यों इसमें क्या कमियां हैं इसके अंदर और क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, ये भी हम समझना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें कमियां क्या क्या होती है डेमोक्रेसी में। ऐसा तो नहीं डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो कि अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है जो हमारे यहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के एग्जांपल लेते हैं कि सऊदी अरेबिया या यूएई का एग्जांपल लेते हैं, दुबई जैसे जो जहां पर एक सिटी है उसका, तो वहां पे देखोगे उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। जैसे कतर का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी है, लोगों की पर कैपिटल इनकम भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी जैसे हमारे देश में वैसी नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी अगर डेमोक्रेसी से बेहतर अगर वो वहां पे लोगों की लाइफ है, तो हम कह सकते हैं फिर डेमोक्रेसी का फायदा क्या है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी हो सकती है। पहला जो कमी है यहाँ पे, डेमोक्रेसी में कई बार लीडर्स हैं इनस्टेबल, यानी एक वर्ड आता है यहाँ पे इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें जो है इनस्टेबिलिटी, यानी इनस्टेबल यानी क्या मतलब, स्टेबल गवर्नमेंट और इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा खास बात ये रही कि हमारे देश में आप देखोगे कि डेमोक्रेसी में 5 साल के लिए वैसे आपका इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए आपका इलेक्शन होता है, ठीक है। जो एक बार जैसे गवर्नमेंट बन जाए देश में, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है 5 साल के लिए बनेगा, या एमएलए भी हमारे यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी 5 साल के लिए चलती है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे हमारे देश में लोकसभा का जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन में 543 में से 543 या 545 मान के चलते हैं, 272 का सीट्स आपके पास गेन होनी चाहिए किसी एक पार्टी को, जिसका जो लीडर है वो आपका क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिली, 272 सीट्स नहीं मिली, तो फिर क्या होगा हमारा, फिर क्या होगा कि यानी फिर क्या होगा कि किसी को मान लीजिए 200 सीट्स मिली, यानी 200 सीट्स मिली या 150 सीट्स मिली किसी को, ठीक है, किसी को 50 मिली, किसी को 10, 20, ठीक है, इस तरीके से 1, 2 इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिजन गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे क्या, कौन सी गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे कॉलिजन यानी गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, यानी कुछ पार्टी मिलकर के यहाँ पे जैसे 250 प्लस ये मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट अनस्टेबल रहती है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि कभी भी ये 150 वाले या 50 वाले या 10 वाले जब आपसे साथ विड्रॉल कर लेंगे, यानी इसमें से अगर आप 2 नंबर भी कम हो जाओ या 1 नंबर भी कम हो जाओ, तो आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 200 है और ये 72 मेंबर मान लीजिए दूसरी पार्टी के हैं, ये दूसरी पार्टी 10 दिन के बाद भी अलग हो सकते हैं, 1 महीने के बाद भी अलग हो सकते हैं, 2 महीने के बाद भी अलग हो सकते हैं, तब फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। या मान लीजिए कोई अगर आपको दूसरा पार्टी सपोर्ट ना करे, फिर से इलेक्शन होंगे। यानी ऐसा हमारे देश में बहुत हुआ है, खासकर 1990 के बाद, कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो 1-1 महीने तक के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार चली थी, 1 महीने की सरकार चली थी, या उस समय
डेढ़ साल की सरकार चली थी जनता पार्टी की, इमरजेंसी के टाइम में 1.5 साल की सरकार चली थी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी जल्दी इलेक्शन होते हैं तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है, देश में बर्डन बनता है, लोगों का काम धंधा बंद होता है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। तो ये एक तरह से अनस्टेबल गवर्नमेंट भी हो सकती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन, रियलिटी में आपको पता है कि हमारे देश में इलेक्शन जो है वो इतना इजी चीज नहीं है इलेक्शन जीतना। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन। यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, यानी सेवरल पार्टी, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और भी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन करेंगे, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी है अभी। तो इतनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके अलावा मैंने अभी बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज लिखी है। तो ये जो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपस में कंपटीशन करेंगे क्या चीज कर लिए, यानी कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलेंगे, बहुत ज्यादा मतलब इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, डोनेशन लेते हैं। तो ये सब चीजें कई बार गलत हो सकती है। अगर ये सब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कह सकते हो, क्योंकि बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर यही पैसा अगर वो जनता के रियल अगर वेलफेयर में लगाए तो बहुत ज़्यादा देश काम आ सकता है। लेकिन इनका मेन काम क्या होता है, मेन मोटिव इनका बस इलेक्शन जीतना, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर अगर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया है तो बहुत ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे भी। तो ये कहीं ना कहीं डीमेरिट्स है इसमें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्ट द डेमोक्रेसी दैट द लीड्स द डिले। अब डेमोक्रेसी में जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, ये सारे के सारे मेंबर, इसके अलावा 2 हमारे हाउस होंगे, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा होगा हमारा, राज्यसभा होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो है इसमें डिस्कशन, इसके अंदर डिस्कशन होगा, फिर इसके बाद डिस्कशन होगा, पहले इसमें वो राइट मतलब इसके अंदर बिल पास होगा, फिर इसके अंदर बिल पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यानी इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत टाइम लेता है। जबकि भाई अगर वो डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट है तो सीधा वो डिक्टेटर अकेला डिसीजन ले लेगा, इससे किसी दूसरी मतलब किसी हाउस में परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इस वाले प्रोसेस में डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बहुत डिले, यानी बहुत लंबे समय तक डिसीजन डिले हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से भी कई बार क्या होता है कि इसको हम इसके अगेंस्ट में एक पॉइंट बनता है आपका कि डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत लेट ले जाते हैं, बहुत लंबे समय तक ले जाते हैं। डिक्टेटर तो अकेला लेगा, एक दिन में फैसला लेता है कि ये हम बिल पास कर रहे हैं, ये कानून बना रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है बहुत डिले होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप कहोगे कि इलेक्शन डू नॉट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इट्स लीड टू बैड डिसीजन। यानी कई बार डिसीजन जो है वो गलत लिए जाते हैं, जनता का भला नहीं हो पाता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, मैंने बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो है इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्शन में उन्होंने जीतने के लिए 10 करोड़ खर्च करा है तो वो आने वाले समय में 10 करोड़ का वो चाहेंगे कि मेरे पास 20 करोड़ आ जाए, 50 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ आ जाए। तो इसमें इसकी वजह से वो हमारे देश में करप्शन होता है। आप देख लीजिए डेमोक्रेसी जो करप्शन में हमारा देश इंडिया जो है बहुत ही मतलब लोएस्ट में आता है, हमारा देश भी लोएस्ट रैंक में आता है कि हमारे देश भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करप्शन जो ऐसे समझो कि जो करप्शन के जो टॉप के करप्शन कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी एक आता है, यानी हमारे देश में करप्शन बहुत है। इसके अलावा और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये भी एक सच्चा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो द ओके, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे बीएसपी आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे लीडर तो जो करप्ट होते हैं, सारे तो नहीं होते लेकिन कई बार ऐसे लीडर्स होते हैं जो करप्ट होते हैं। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, क्योंकि सारी पार्टीज हमें वैसे के वैसे ही लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या डेमोक्रेटिक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगला है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेसी किस लिए अच्छी है, इसके अंदर हमें ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी बेटर गवर्नमेंट कैसे है, यहाँ पे मैं ये प्रूव करना हूँ, इसमें पॉइंट्स तो नहीं देखे, लेकिन डेमोक्रेसी में 2-3 चीज़ आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, मैंने क्रिटिसाइज करा कि इसमें ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। हर पार्टी में ऐसे कुछ करप्ट लीडर्स होते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये जो आज़ादी है, ये बोलने की आज़ादी कहाँ मिल सकती है आपको, डेमोक्रेसी में मिल सकता है। अगर मैं किसी डिक्टेटर देश में रहता तो क्या मैं ऐसा बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। इसके अलावा ये यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जनता आपको देख रही है, यहाँ पर फ्री मीडिया है यहाँ पर, ठीक है, यानी मीडिया देख रही है यहाँ पे कि
इसके अंदर पॉइंट होगा आपका ये ओके, ये चैप्टर आपका हाँ, यानी इसमें आप डिसीजन जो है वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे हर किसी कास्ट जेंडर को कोई यहाँ पे जो डिसीजन है सब मिल के लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, यानी जो भी पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा उसका विजिलेंस, यानी जो विजिलेंस होता है कि भाई पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, मीडिया हमारे पास इंडिपेंडेंट है कि मीडिया देखती है कि यहाँ पर जो है पैसा जो है सरकार कहाँ खर्च कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्शन जीतने के बाद कुछ भी कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। आपको मीडिया के साथ हमेशा जवाब देना पड़ता है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंस होना, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। इसके अलावा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी यहाँ पे बोलने की आज़ादी होना, ये चीज़ डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा खास बात है। इसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो कि इलेक्शन यहाँ पे राइट टू वोट दिया गया है और इक्वल दिया गया है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, ये भी एक फीचर है डेमोक्रेसी का। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि जो डिसीजन है वो हमारे यहाँ इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं, ये एक बड़ा फीचर्स है। और यहाँ पे सबको कॉन्टेस्ट का भी राइट है, यानी आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो। तो ये सारे के सारे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। तो इस चैप्टर में मैंने जो आपको समझाया है, आप इसको रीड करोगे सारा आपको वही समझ में आएगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको समझा दिया इस चैप्टर में क्या था, आप पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा, ये कैसे बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप करेक्ट मिस्टेक, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यहाँ पर आप अपने मिस्टेक्स को सही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने अभी थोड़े दिन पहले एग्रीकल्चर पे किसानों के लिए कानून बनाया था, और जब लोगों को जब मीडिया किसानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा, मीडिया ने दिखाया गया, तो पार्लियामेंट को वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब वो किसानों का जो भी मसला रहा होगा, हम उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे, वो अच्छा था या खराब था, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है कि जो पार्लियामेंट ने जो रूल्स बनाया था उसको वो वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे हम अपने मिस्टेक्स को सही भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक डेमोक्रेसी का फीचर्स में आ सकता है। तो आई होप कि लगभग आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगले चैप्टर में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।